Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's 12th class chemistry and the topic is revision. NCERT रिवीज़न यहाँ हमारे चैप्टर जो 5th है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका आज लास्ट टाइम हम एक आपको रिवीज़न के तौर पर आए हैं। थोड़ा सा बस ये लास्ट टाइम इस चैप्टर का रिवीज़न थोड़ा कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम सीधे चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ओके, तो रिवीज़न में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए आज मैं आपको लेकर के आया हूँ हैलोजन्स पर एज वेल एज ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स पर। ओके, तो हैलोजन्स आपको पता है अच्छे तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन ये है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कई तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कर सकता है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए किस किस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। कई बार आपसे कह देता है, एग्जामिनर कह देता है कि ICl ऐसे समझ लीजिए इज़ मोर रिएक्टिव देन I2, या देन I2 ना कह करके और जितने भी हैं आपके I2 है या F2 है या Cl2 है या Br2 है, कुछ भी कह सकता है एग्जामिनर। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ICl इज़ मोर रिएक्टिव दैन I2, F2, Cl2, Br2 है। अब ये आपको देखना होगा, देखिए व्हाट इज़ ICl, यहाँ आपको देखना पड़ेगा ICl क्या है। I यहाँ पर मतलब ये आयोडीन है और ये क्लोरीन है, मतलब ये है आपका आयोडीन मोनोक्लोराइड नाम इसका आपके पास है। और ये जो कैटेगरी है इसकी अपनी एक स्पीसीज़ है और इन स्पीसीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। दीज आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इसमें ये कहा गया है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों भाई? तो मैं आपको एक चीज़ तो पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ की आयोडीन एक बड़ा एटम है, क्लोरीन एक छोटा एटम है। हमेशा यही रूल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में बनता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसका साइज़ जो होता है बड़ा होता है और जो साइड में एटम होता है उसका साइज़ छोटा होता है हमेशा। तो जब ICl को आप देखोगे, ICl देखिए ICl ही नहीं, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, चाहे आप ClF3 ले लीजिए, इसके अंदर आप देखेंगे तो Cl का साइज़ बड़ा है और फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। तो यहाँ जब बॉन्डिंग बनती है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो साइज़ बड़ा है तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है थोड़ी सी बॉन्ड इनके अंदर लार्ज होते हैं। द साइज़ ऑफ द बॉन्ड्स इज़ लार्ज एंड यू कैन से यार कि जब जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसकी जो ये कह लीजिए कि उसको तोड़ने की जो पावर है वो उतनी ही कम होगी। अब क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर बड़ा बन रहा है, लार्ज बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन इंटर हैलोजन कंपाउंड, बिटवीन द एटम्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के एटम के बीच में एक बड़ा बॉन्ड बन रहा है और उसको तोड़ने के लिए आसानी से आप उसे ब्रेक कर सकते हो। हेयर नीड ऑफ लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पर बहुत ही कम, ICl को तोड़ने की बहुत कम बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की नीड है। आसानी से आप ICl को तोड़ सकते हो और ICl बिकम मोर रिएक्टिव। जितनी जल्दी इसका बॉन्ड टूट जाएगा ये उतनी ही जल्दी रिएक्टिव हो जाएगा। जबकि अगर बात की जाए आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनके बीच के अंदर क्या है कि ये सेम एटम से मिलकर, मान लो कि आयोडीन इससे मिलकर बना है, फ्लोरीन से मिलकर बना है, तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। यहाँ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स हैं, जबकि यहाँ एटम्स जो हैं सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले हैं। तो ICl इज़ मोर रिएक्टिव ड्यू टू इट्स लार्ज बॉन्ड लेंथ एंड वेरी लो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। आसानी से टूट जाता है और ये मोर रिएक्टिव हो जाता है। अगर हम बात करें, देखिए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन 78% है बट इट इज़ लेस रिएक्टिव। ऐसे समझ लीजिए कि ये बिल्कुल रिएक्टिव है ही नहीं, ये रिएक्शन करता ही नहीं है नाइट्रोजन। अगर इसकी बात की जाए तो 78% नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। सो इस अब यहाँ पर ये है कि ये रिएक्टिव क्यों नहीं है भाई, क्यों है, क्यों नहीं है रिएक्टिव? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नाइट्रोजन के बीच के अंदर जो है, नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिलेशनशिप होती है। और जब क्योंकि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, ये जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। 941 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। 941 किलो जूल एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर पर रूम टेम्परेचर पर है नहीं, अवेलेबल नहीं है। आपको काफ़ी कम से कम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेके जाना होगा जब 941 किलो जूल एनर्जी आपको मिलेगी। तो इसलिए ये अनरिएक्टिव है, ये रिएक्शन करता ही नहीं किसी से भी। तो कोई भी जो रिएक्टिव हो सकता है तो वो बॉन्ड के टूटने से हो सकता है। तो बॉन्ड जितनी जल्दी टूट जाएगा, वो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी स्पीसीज़ हो, वो उतनी जल्दी रिएक्टिव बन जाएगी। तो यहाँ ही रिएक्टिव क्यों है, क्यों नहीं है रिएक्टिव F2A, Cl2 वगैरह, ये क्यों नहीं है रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ देयर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी इज मैक्सिमम हेयर एज कम्पेयर टू द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आपसे कह दिया जा सकता है कि अरेंज
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत बारी आता रहा है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसको? हैलोजन्स को पूछा गया है। हैलोजन्स में आपके आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखिए यहाँ पर समझने वाला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार ये क्वेश्चन आपका आता रहा है। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ हैलोजन्स, जब हम हैलोजन्स के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, द बॉन्ड लेंथ इज़ रेगुलरली इंक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ लगातार बढ़ती है, समझ रहे हैं आप? बॉन्ड लेंथ रेगुलरली इंक्रीजेज एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज रेगुलरली डिक्रीजेज। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगातार डिक्रीज होती है, ठीक है ना। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन एक एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, जैसे जैसे साइज़ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन की ना होकर के सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 की है, समझे आप? Cl2 के बाद फिर Cl2 के बाद ब्रोमीन की है, और ब्रोमीन के बाद फिर F2 की है, और सबसे कम I2 की है। समझ रहे हैं आप भाई? अगर F2 आपका सीधे से यहाँ पर होता तो एक बिल्कुल सही ऑर्डर आपका बन करके रेडी हो जाता। बट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इसको ब्रोक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हमें करनी पड़ती है। तो अब ये अब मैं रीज़न आपको बताएं, ड्यू टू द रीज़न, क्योंकि आपको पता है रीज़न तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हैलोजन्स, When we are going from top to bottom in halogens, the bond length is regularly increases. Bond length लगातार बढ़ती है, while the bond dissociation enthalpy is decreases. But in case of fluorine, you can say here, the electronegativity of fluorine is very high. Very small size is there. Fluorine के पास में small size है। इसके पास फ्लोरीन के एटम के पास जो है, ऐसे मान लीजिए फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, इसका जो सरफेस एरिया है बहुत ही लेस होता है, और इसके पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज ऑफ ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिपल टू वन अनदर। एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जब रिपल करते हैं तो यहाँ से जो है इसको ब्रोक करने के लिए आसानी से इनको मिल जाते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मतलब जो इनकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो बहुत ही कम हो जाती है फिर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन एटम की भी बहुत ज़्यादा है। इसके फ्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, जबकि देखें तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं ड्यू टू सिमिलर चार्ज ऑन दैम। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो करेक्ट ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फ्लोरीन की, और फिर आयोडीन की। ऑलवेज रिमेंबर। तो देखिए यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। एग्जामिनर आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकता है। आपसे एग्जामिनर कह सकता है, यहाँ देखिए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट while SO2 is temporarily. Why? यहाँ क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे, भाई ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज़ परमानेंट। अब क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन आप किस तरह से देखेंगे? भाई क्लोरीन के केमिकल रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराते हो तो चेक कर लीजिए प्लीज़ आप, ओनली H2O लीजिए, 2H और 2Cl, सो इट गोज़ टू 2HCl एंड व्हाट इज़ लेफ्ट? nascent oxygen. This nascent oxygen has a tendency to oxidize, has a tendency to oxidize the elements or oxidize the substances. कोई भी कलर्ड ले लीजिए आप, कलर्ड मटेरियल ले लीजिए, कलर्ड सब्सटेंस ले लीजिए, प्लस उसकी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा लीजिए, क्या बनने वाला है? कलरलेस सब्सटेंस बनने वाला है, ये लीजिए। तो मतलब क्यों? Why the bleaching action of chlorine is permanent? Because due to the oxidation, due to the process of oxidation, due to the formation of nascent oxygen. जबकि आप सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ देखें, आप SO2 की रिएक्शन भी आप वाटर के ही साथ कराना, देन यू विल गॉट H2SO4 प्लस 2H। यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन बन रहा है, और जब आप किसी भी कलर्ड सब्सटेंस की रिएक्शन जो है ना, नेसेंट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप कराओगे, देन यू विल गॉट ए कलरलेस सब्सटेंस। अंडरस्टैंड? तब आपको एक कलरलेस सब्सटेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा कलरलेस सब्सटेंस?
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, बट इट इज़ टेम्पररली हेयर द ब्लीचिंग इज़ कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। यहाँ जो ब्लीचिंग हुआ है वो रिडक्शन की प्रोसेस में हुआ है। हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो रिडक्शन ही होता है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा कलरलेस सब्सटेंस। तो क्यों है परमानेंट ये टेम्पररी क्यों? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ बिकॉज ऑफ द ब्लीचिंग एक्शन इज carried out by the process of reduction, and here the bleaching process is carried out by the process of oxidation, so it is permanent, it is temporarily। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिए जा सकते। देखिए आपसे कहा जा सकता है, ये हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स क्वेश्चन कर दिया आपसे, राइट द हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस हैं क्या, HF है और HCl हैं, HBr हैं और HI हैं। ये सब हाइड्राइड्स हैं हैलोजेंस के, देख सकते हैं। ये हाइड्राइड है फ्लोरीन का, ये हाइड्राइड है क्लोरीन का, और ये हाइड्राइड है ब्रोमीन का, और ये हाइड्राइड है आयोडीन का। तो यहाँ आपसे कह दिया जा सकता है कि राइट दीज हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है? तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो HI की होगी, उसके बाद जो कम होगी वो HBr की होगी, फिर HCl की होगी और सबसे कम HF की होगी। भाई अब आपको इसका रीज़न देना होगा। क्या है रीज़न? ड्यू टू द व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन हैलोजेंस, जब हम ऊपर से नीचे को जाते हैं हैलोजेंस की तरफ, देन वी गोट, हम क्या पाते हैं? द साइज़ ऑफ द हैलोजेंस बिकम्स मोर, द साइज़ जो है हैलोजेंस का वो ज़्यादा हो जाता है। हैलोजेंस का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया, और जब हैलोजेंस का साइज़ बड़ा हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ में ये मॉलिक्यूल भी बड़ा बन गया, ये HI, और यहाँ से एक एटम को, हाइड्रोजन एटम को यहाँ से रिलीज़ करने के लिए आपको लेस एनर्जी की नीड होती है। आसानी से आप एक हाइड्रोजन एटम को रिलीज़ करा लेते हो, और वही ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में, जहाँ से जल्दी से हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है नेचर में वो HI है। आप यहाँ से जल्दी से नहीं करा सकते, HF से तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी से नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो साइज़ है फ्लोरीन का बहुत ही छोटा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान से आप हर एक चीज़ को पढ़ें। आपसे कह दिया जा सकता है सपोज़ दैट कि HClO, HBrO और HIO ये सब क्या हैं? ये ऑक्सो एसिड्स हैं हैलोजेंस के। ये ऑक्सो एसिड है क्लोरीन का, ये ऑक्सो एसिड है ब्रोमीन का, और ऑक्सो एसिड है आयोडीन का। और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया जा सकता है कि अरेंज दीज ऑक्सो एसिड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, या इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, ऐसे मान लीजिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है? HClO की, उसके बाद किसकी होने वाली है? HBrO की, और सबसे कम HIO की होने वाली है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़, ठीक है। इसी तरह से अगर कई बार आपसे ये भी कह दिया जा सकता है HClO4, HBrO4 और HIO4, तो यहाँ पर भी क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हमें बिल्कुल केयरफुली जो है हर एक चीज़ के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, समझना है और उसे सॉल्व करना है, ठीक। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। देखिए आपसे कह दिया गया, देखिए सपोज़ दैट मैं आपको जीरो ग्रुप के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं। तो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में देखिए आपसे कह दिया गया, क्वेश्चन कर दिया आपसे Xe2, Xef2, Xef4 और Xef6। तो आपसे कह दिया गया हाउ दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। आपसे कह दिया कि ये कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो आपके पास क्या तरीका है, या ये समझ लीजिए कि आपको रिएक्शन दे दी Xe प्लस F2, Xe प्लस F2, अगेन Xe प्लस F2। ये मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको, लेकिन कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी। मान लीजिएगा यहाँ पर वन बार का प्रेशर आपको दे दिया, ठीक है। इस कंडीशन में 1 बार आपको दे सकता है एग्जामिनर, 1 बार का प्रेशर यहाँ पर दे सकता है। टेम्परेचर यहाँ पर दे 773 केल्विन दे सकता है आपको। तो ये भी आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पर आपको 873 केल्विन दे दिया और 7 बार का प्रेशर दे दिया, तब क्या करेंगे? यहाँ पर दे दिया 573 केल्विन का, और टेम्परेचर जो प्रेशर है आपको प्रेशर 60 से लेकर के 70 बार का दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तो ये यहाँ कंडीशन से अप्लाई है, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब Xe की रिएक्शन होगी F2 से, तो Xef2 ही बनेगा इन सच ए कंडीशन एट 773 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। और Xe प्लस F2 यहाँ पर 873 केल्विन 7 बार प्रेशर में जब रिएक्शन होगी तो इसके 2 ले लीजिए, देन गोज़ टू
XeF4 और जब इसकी रिएक्शन करा तो यहाँ 3 ले लीजिए तो XeF6। बात है कंडीशंस की, जो याद रखने वाली बात है, रिमाइंड रखने वाली जो बात है वो है कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए एनसीईआरटी के हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैं आपको जो है देखिए कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे नए सिलेबस में है। ओके स्टूडेंट्स, और आज बस इतना ही रिवीजन लेने दीजिए और इसमें जितना भी आपका वर्क हो उसको सबको कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप डाउट सेशन में ज़रूर आएँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।